चलिए मेरे बच्चों, एक बार इन सेंटेंसेस में कुछ शब्द आपको पहचानने हैं, ठीक है बच्चे? 6 क्वेश्चंस दे देता हूँ ना, 6 क्वेश्चंस हो जाएँगे आपके लिए, बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा, ठीक है? चलिए मेरे बच्चे, ठीक है? हुँ? तो आपको यहाँ पहचानना है इस प्यारे से भाई को, यहाँ पहचानना है इस प्यारे से भाई को, ठीक है मेरे भाई? यहाँ पहचानना है इसको और इसको, ठीक है? हर एक सेंटेंस में कुछ पहचानने के लिए मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। ज़रा इन सभी शब्दों को पहचान कर दिखाएँगे मेरे भाइयों, ठीक है जी? चलो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से पहचान कर दिखा दीजिएगा, ठीक है? चलो भाई, इन सभी शब्दों को ज़रा पहचान कर दिखाओ। शाबाश सानिया चौधरी, पंकज कुमार, अमित, शशांक, बहुत बढ़िया, शिवम कुमार, पंकज, बहुत बढ़िया। शाबाश, करो मेहनत। 2 इमरती का सवाल है, जिस बच्चे ने सभी के सभी शब्दों को पहचान लिया, 2 इमरती उसको खाने को मिलेगी। शाबाश हर्षिता, बहुत अच्छे, भरत सिंह बहुत बढ़िया, पिंकी नाइस नाइस मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया कशिश, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो चलो अब आप लोगों की मदद से मैं भी इन सभी को पहचानना शुरू करता हूँ। आओ मेरे बच्चों, एक-एक करके सभी शब्दों को पहचानेंगे मेरे बच्चे। हुर्रा अपने आप में एक इंटरजेक्शन है, ठीक है मेरे भाई? यहाँ पर ये जो वी अपने आप में कुछ और नहीं गुरुदेव प्रोनाउन है। हैव अपने आप में वर्ब है, ये अपने आप में एक एक्शन बताने वाली वर्ब है। आगे द अपने आप में एक आर्टिकल है और ये मैच लिखा हुआ एक नाउन है, ठीक है बच्चे? हाँ कि नहीं? आगे हमारे सामने क्या लिखा है बेटा? ये हमारे सामने शेखर लिखा है, इंसान का नाम है, नाउन है। कैन और राइट अपने आप में दोनों के दोनों वर्ब है जिसमें एक एक्शन बताया गया है। लेटर अपने आप में एक चीज़ का नाम है, नाउन हो गया। ये आर्टिकल का नंगू पंगू चंगू में से एक बच्चा है। करेक्ट है मेरे भाई? हाँ कि नहीं? बिल्कुल ठीक चल रहा है। सवाल नंबर 3 पर आ जाइए मेरे बच्चा, ये हमारे सामने क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन हो गया। कैंसल्ड अपने आप में एक वर्ब है, एक ऐसी वर्ब है जो क्या बताने का काम करेगी? एक्शन। आगे हमारे सामने क्या लिखा है बेटा? प्लान। प्लान अपने आप में क्या है? नाउन है और ये लिखा हुआ द अपने आप में आर्टिकल है। येस्टरडे किसके बारे में बता रहा है? आप कहेंगे सर कैंसल कब किया है? तो आप कहेंगे सर इस वर्ब के बारे में बताने वाला ये जो येस्टरडे है, एडवर्ब है ना जी? क्या है ये आंचल गुड़िया? आप कहेंगे गुरुजी ये अपने आप में एडवर्ब है। बोलो हाँ। सवाल नंबर 4 पे आओ बेटा। शी हमारे सामने लिखा हुआ किसी लड़की के नाम पर स्थान पर यूज़ किया जाने वाला शब्द हो गया, है ना भाई? ये हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है शी हैज़ व्हाट, आप कहेंगे सर वो उसके पास क्या है बेटा? ड्रेस है ना? ड्रेस अपने आप में क्या हो गया? नाउन है। अब मुझे एक बार ज़रा याद करा दीजिए, ज़रा मुझे याद करा दीजिए, नाउन से पहले आकर नाउन के बारे में बताने वाले को हम क्या कहते हैं? ज़रा हमको बता दीजिए ठाकुर साहब। तो आप कहेंगे सर कुछ और नहीं, इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। बोलो हाँ। अब मैं आपसे अगर पूछूँ बेटा एडजेक्टिव से पहले आकर उसकी विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को तो हम एडवर्ब कहते हैं। कोई भी बात मुश्किल नहीं है सर, हाँ कि नहीं? तो फिर बच्चे इस लिखे हुए नाउन से पहले आकर ये हमारे सामने क्या हो गया? एडजेक्टिव आर्टिकल ए, आर्टिकल परिवार का बचा है। बोलो हाँ। सही हो रहा है ना मेरे भाई भरतपन की राय, है ना भाई? चलो बेटा हर्षिता। आगे लिखा मेरे बच्चे शी हमारे सामने कुछ और नहीं एक प्रोनाउन है। केम अपने आप में एक वर्ब है जो एक्शन बता रही है। बिकॉज़ अपने आप में कंजंक्शन है जो 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। शी अपने आप में कुछ और नहीं जो कि प्रोनाउन है। वांटेड एक वर्ब है। अ बुक, बुक अपने आप में एक वस्तु का नाम हुआ और ए हमारे सामने आर्टिकल परिवार का सदस्य हो गया। बिल्कुल ईज़ी हो गया बेटा। कोई भी बात मुश्किल तो नहीं लग रही है? बोलो हाँ। सवाल नंबर 6 पर आ जाओ। सर यहाँ हमारे सामने लिखा बुक्स इज़ इन द अलमीरा। बुक्स अपने आप में किसी चीज़ का नाम हुआ, है ना? नाउन से पहले आर्टिकल द हमारे सामने आर्टिकल परिवार का सदस्य है। इज़ अपने आप में वर्ब है जो किसी का होना हमें बताती है। इन अपने आप में एक प्रीपोज़िशन है जो रिलेट कर रही है बुक्स को और अलमीरा को। सर द के बारे में हम समझे तो आर्टिकल हो गया और अलमीरा अपने आप में एक वस्तु का नाम है जो कि नाउन हुआ। चलो अब मुझे ये बताओ बेटा मैंने तो सारे के सारे शब्दों को आपके लिए पहचान दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने तो सारे के सारे शब्दों को आपके सामने पहचान दिया। अब आप मुझे ये बताओ मेरे छुटकू भाई कि क्या जो रेड लाइन से अंडरलाइन किए हैं वो सारे आपके आंसर सही हैं? जल्दी मुझे बताओ फटाफट से। जल्दी से बताओ फटाफट से। जल्दी से फटाफट से। निशा परवीन, बेटा बिल्कुल पहली क्लास से सारी क्लासेस को सीक्वेंस में देखो बेटा, ठीक है मेरे बच्चे? हाँ कि नहीं? तो जिन बच्चों को 2 इमरती मिली है, बहुत-बहुत बधाई है, ठीक है ना जी? और जिनको इमरती नहीं मिली, मुँह ना फुलाएँ, फिर से एक और चांस आपको मिलेगा इमरती जीतने का, ठीक है मेरे भाइयों? अरे बोलो हाँ, ठीक है मेरे भाई? ओह मेरे छुटकू भाई, ठीक है? चलिए मेरे बच्चों, तो अब हम कहानी समझना शुरू करते हैं। हुँ? अच्छा एक बार फिर से छोटी-सी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल छोटी-छोटी बातों पर दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मैंने आपके सामने लिखा एक प्यारा-सा नाम, ठीक है? क्या है? क्या है बेटा ये? आप कहोगे सर ये हमारे सामने क्या है? करण है। करण एक अपने आप में नाउन है, हाँ कि नहीं? अब मैंने इसको जोड़ दिया एक कंजंक्शन से एंड और इसके बाद मैंने क्या लिख दिया? अर्जुन। अब मुझे एक बात बताओ मेरे नन्हे बच्चों, क्या इसका अपने आप में कोई अर्थ है? बताओ, बताओ, बताओ। क्या इसका अपने आप में कोई अर्थ है? बताओ ज़रा। बताओ, बताओ। आदित्य बेटा वर्ब को क्वालीफाई करने वाले का नाम है एडवर्ब, ठीक है बेटा? हाँ कि नहीं? ओके?
प्रत्युष रंजन दास राहुल है जी। आपको कि सर मीनिंग तो समझ आ रहा है पर अधूरा मीनिंग समझ आ रहा है, बोलो हाँ। अरे हाँ है ना। अच्छा मैं अगर आपके सामने एक छोटी सी बात फिर से लिखूं, मैंने कहा अ बुक्स इन द रूम, ठीक है। मैं अगर आपके सामने ये लिखूं तो क्या इसका मीनिंग आपको समझ आ रहा है? जरा हमको बताइए मेरे बच्चों, क्या इसका मीनिंग हमको समझ आ रहा है मेरे बच्चों? हाँ कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। तो आपको कि सर मीनिंग इसका ना हमें पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है, आधा अधूरा मीनिंग तो समझ आ रहा है। कमरे में बक्सा है ना, करण और अर्जुन, आधा मीनिंग समझ में आ रहा है, इसका पूरा मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा मुंह फूल गया है भाई। तो बात यहाँ पर क्या हो गई मेरे भाइयों? बात यहाँ पर ये हो गई मेरे नन्हे बच्चों कि अगर हम किसी भी शब्द के साथ, देखो जरा प्यार से, अगर हम किसी भी शब्द के साथ मेरे बच्चों और शब्दों को जोड़ते चले जाएं, है ना, किसी भी शब्द के साथ अगर मान लो मेरे नन्हे बच्चों और शब्दों को हम जोड़ते चले जाएं और हमारे सामने ऐसे जुड़े हुए शब्दों का अर्थ पूरा ना निकले, मैंने क्या कहा, ऐसे लिखे हुए शब्दों का अर्थ हमारे सामने पूरा ना निकल के आए, तो ये बात अपने आप में क्या बन जाती है? आप इसी बात को अब आप किस नाम से जानेंगे मेरे बच्चों? अब इस बात को आप लोग जानेंगे किस खूबसूरत नाम से? इस बात को आप जानेंगे खूबसूरत नाम से, किस नाम से जानेंगे मेरे भाई? इसे आप जानेंगे फ्रेज के नाम से। किस नाम से जानेंगे मेरे भाई? बोलो जरा। अगर हम बहुत सारे शब्दों को आपस में जोड़ दें, समझ रहे हैं, जब बहुत सारे शब्दों को हम आपस में जोड़ दें और इन बहुत सारे शब्दों का कोई पूरा अर्थ निकल कर ना आए, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर इसे हम फ्रेज कहते हैं, है ना। अब फ्रेज को हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रेज को हिंदी में हम कहते हैं पद, ठीक है ना जी। तो फ्रेज की जो परिभाषा है वो दो हिस्सों में बढ़ती है। क्या बढ़ती है? दो हिस्सों में बढ़ती है। पहली इसकी परिभाषा क्या बनती है, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। कैसा समूह? विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है ना, जिसके अंदर पूरा मीनिंग नहीं होता, विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है ना। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ नहीं निकलता। मैंने क्या बोला मेरे बच्चों? शब्दों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसका पूरा अर्थ नहीं होता। और क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? विदाउट। विदाउट का मतलब हिंदी में हमें क्या समझ में आता है? के बिना, है ना। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह किसके बिना? पूरे अर्थ के बिना जो बनता है ना मेरे बच्चे। अब ये तो हो गई पहली बात। अब आती है दूसरी बात। जब भी कोई फ्रेज हम लिखने का काम करते हैं ना, जब भी कोई फ्रेज लिखने का काम करते हैं, तो फ्रेज के अंदर हमेशा क्या चीज एब्सेंस होती है? किस चीज की एब्सेंस होती है बेटा? आप कहेंगे एब्सेंस ऑफ मेन वर्ब, है ना। इसके अंदर मुख्य क्रिया गायब होती है। क्या गायब होती है बेटा? मेन वर्ब इसके अंदर नहीं होती है। क्या बोला हमने? जरा ध्यान से सोच के बताओ मेरे बच्चों, ठीक है। बताओ बताओ। अब आप ये कहेंगे सर जिसके अंदर मेन वर्ब नहीं होती, इसके अंदर कोई मेन वर्ब है? नहीं है। इसके अंदर कोई मेन वर्ब है? नहीं है। क्या इसके अंदर कोई एक्शन होना बताया? नहीं। क्या यहाँ कोई एक्शन होना बताया? नहीं। तो जिनके अंदर एक्शन नहीं होता या एक्शन होना ही नहीं बताया जाता, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? उसी को हम कहते हैं मेरे बच्चे फ्रेज कह देते हैं, ठीक है ना। अब मेरे बच्चे अगर आपसे कोई ये पूछे कि फ्रेज आखिर कितनी तरह का होता है, तो फ्रेज को कितनी तरह के हिस्सों में हम बांटेंगे, है ना जी। तो मेरे बच्चे फ्रेज को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। कौन से तीन हिस्से होते हैं मेरे बच्चों? सबसे पहला तो एक हो गया नाउन के शब्दों का अगर ग्रुप हम लगाते हैं तो वो नाउन फ्रेज हो गया, है ना भाई। एडजेक्टिव के शब्दों का अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो वो बन जाता है क्या चीज? एडजेक्टिव फ्रेज, है ना। और ठीक इसी तरीके से एडवर्ब के ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो बन जाता है एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज कितनी तरह के होते हैं बेटा? बताओ 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 जरा फटाफट से। गौतम बेटा पहली क्लास में सारी बातों के आंसर्स दिए हैं, हर रोज उसी का जवाब मत पूछो और ना ही जवाब दिया जाएगा बेटा, ठीक है ना। आगे हमें पढ़ना है, आगे हमें चलना है, एक बात एक बार का जवाब होगा बेटा, हर रोज एक ही बात को पूछोगे ना कोई फायदा नहीं है, ठीक है बेटा। आपका कोई भी डाउट है पहले दिन की क्लास में सारे डाउट्स के आंसर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है बच्चे, करेक्ट है भाई। तो कितनी तरह के हो गए भाई फ्रेजेस, ठीक है ना। अब जैसे जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना आपके साथ, वैसे वैसे इन सभी के सभी फ्रेजेस को आराम से आप सभी के साथ मिलकर प्यार से सीखते समझते चलेंगे, ठीक है भाई, हाँ कि नहीं। अच्छा मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर लिखी हुई बात की ठीक उल्टी बात करूं, देखो यहाँ पर मेन वर्ब एब्सेंट है, यहां पर कंप्लीट मीनिंग है नहीं। अगर मान लो शब्दों के एक समूह में पूरा अर्थ हो जाए और उसके अंदर मेन वर्ब भी हो, तो वो क्या बन जाती? तो वो क्या बन जाती है? बताओ। तो आप कहोगे सर फिर तो मामले में कुछ नई चीज आ जाएगी, और उस नई खूबसूरत चीज का नाम क्या है मेरे भाई? देखो जरा प्यार से क्या लिखा है मैंने, देखो 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 भाई, इसे हम कहते हैं सेंटेंस। बोलो हाँ। सेंटेंस को मेरे बच्चे हिंदी में हम क्या कहते हैं भाई? बताओ बताओ बताओ। सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चों क्या चीज? वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वाक्य कहते हैं, हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जब वाक्य बनाया जाता है तो उसके लिए हमें किस चीज पर ध्यान देना होता है? वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें कहना होगा क्या चीज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह विद अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है ना, विद अ कंप्लीट मीनिंग, है ना भाई। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसके अंदर पूरा का पूरा अर्थ, मैंने क्या कहा? जिसका पूरा का पूरा अर्थ निकलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब देखो हमने फ्रेज में एब्सेंट किसको किया था? मेन वर्ब को, ठीक है ना। लेकिन जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो आप कहेंगे इट हैज अ मेन वर्ब, इसके अंदर मेन वर्ब होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? इसके अंदर मेन वर्ब होती है ना भाई। क्या होती है बेटा? मेन वर्ब होती है। अब एक काम करते हैं एक काम करते हैं, मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप पढ़कर देखिएगा, आनंद लीजिएगा, है ना। पहला वाक्य मैंने आपके सामने लिखा, बच्चे को उबाल कर
दूध दो। क्या ये वाक्य अपने आप में सही है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट से, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। एक और वाक्य लिखता हूँ, ठीक है ना। मोनू को काट कर सेब दो। बताओ बेटा फटाफट से, मोनू को काट कर सेब दो। चलो चलो चलो, क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कोई दिक्कत है, परेशानी है? बताइए मेरे बच्चों, बताइए बताइए। शाबाश। आइए मेरे बच्चों, अब इन दोनों के दोनों लिखे हुए सेंटेंसेस में एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? यहाँ तो लग रहा है कि बच्चे को उबालकर दूध दो। उबाला कौन जा रहा है? बच्चा, जबकि उबलना कौन चाहिए था? दूध, है कि नहीं? तो एग्जैक्टली सेंटेंस क्या होना चाहिए था? आप कहेंगे सर दूध को उबालकर, आप हिंदी में इसको सही क्या कहेंगे? दूध को उबालकर बच्चे को दो, है कि नहीं? ये तो आपकी तरफ से इसका पूरा सही तरीके से अर्थ निकल गया। मोनू को काटकर, सर काटा कौन जा रहा है? मोनू। अरे कटना कौन चाहिए था? सेब। तो एग्जैक्टली आप यहां पर क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सेब को काटकर, आगे क्या लिखेंगे? मोनू को दो। बाबू बात समझे? हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मोनू को सेब काट कर दो। समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? अब इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में आखिर गड़बड़ क्या हो गई है? इन दोनों के दोनों लिखे हुए सेंटेंसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट गड़बड़ है वो कहलाती है क्या? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या होगी बेटा? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, है ना भाई? क्या गड़बड़ हो गई है इन दोनों सेंटेंसेस में? आप कहेंगे सर शब्दों की अरेंजमेंट गड़बड़ हो गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की ये जो गड़बड़ है ना, इसी चीज को हम लोग कहते हैं सेंटेंस के शब्दों की रीअरेंजमेंट। ठीक है ना मेरे भाई? सेंटेंस के शब्दों की रीअरेंजमेंट, है ना? अच्छा, ग्रामेटिकली इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम एक और खूबसूरत नाम से जानते हैं। किस खूबसूरत नाम से जानते हैं मेरे भाई? इसे हम खूबसूरत नाम से जानते हैं स्ट्रक्चर के नाम से। किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? स्ट्रक्चर के नाम से। ठीक है मेरे भाई? स्ट्रक्चर को ही हम कभी कभी किताबों में लिखा हुआ देखते हैं, किस नाम से? सिंटेक्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं मेरे भाइयों? सिंटेक्स के नाम से। ठीक है ना? हमें कभी कभी कुछ लिखे हुए वाक्यों के अंदर शब्दों की व्यवस्था पर ध्यान देना होता है। किस पर ध्यान देना होता है मेरे बच्चों? शब्दों की व्यवस्था पर ध्यान देना होता है। शब्दों की व्यवस्था को ही हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? आप कहेंगे गुरुजी सिंटेक्स के नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। बोलो हाँ। अब मेरे नन्हे नन्हे छोटे भाइयों, जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है सेंटेंस का, तो उसके अपने तीन छोटे छोटे हिस्से होते हैं। उसके तीन छोटे छोटे अपने हिस्से होते हैं। अब तीन हिस्से कौन से होते हैं भाई इसके अपने छोटे छोटे? आप कहो तो मैं आपको बता दूं। बताओ बताओ बताओ। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने बोला, जो होश था वो तो गया। बताओ। अगर आप कहो तो मैं बताऊंगा भाई। बताओ, आओ बेटा आओ। नाराज क्यों हो रहे हो मेरे चुन्नू? नाराज हो रहा है भाई? नाराज नहीं होना है मेरे भाई, दोबारा बना लेते हैं यार। ठीक है मेरे भाई? ओके मेरे भाई? आओ मेरे भाई। अब ये जो तीन प्यारे प्यारे हमारे शब्द हैं जिनके आधार पर हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, इसमें जो सबसे पहले आता है वो है कौन? वो कहलाता है सब्जेक्ट। क्या कहलाता है वो? सब्जेक्ट कहलाता है ना? अब सब्जेक्ट को ही हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डूअर। डूअर को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? कर्ता। डूअर को हम हिंदी में क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कर्ता। ठीक है भाई? हाँ कि नहीं? कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, है ना? अब किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट है, उसी को हम डूअर कहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट शब्द है उसको हम कहते हैं क्या चीज? वर्ब। क्या कहते हैं बेटा? वर्ब। अब जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब की बात हम कहते हैं तो इसे हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं बेटा? क्रिया कहते हैं। हाँ कि नहीं? अब ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है मेरे बच्चों कि कोई भी जो वर्ब है या कोई भी जो क्रिया है वो अपने आप में एक्शन के बारे में हमें बताती है ना? एक्शन जिसको किया जाए वो डूइंग है। एक्शन जो खुद ब खुद हो जाए उसे हम हैपनिंग कह देते हैं। अरे हाँ, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? या फिर किसी का होना। स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? किसी का होना। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, इसको बताने का काम करते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? ये भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो गया है। हाँ कि नहीं? तो ये क्या हो गया? डूइंग है, हैपनिंग है, या किसी की अवस्था बताने का काम करता है। अब मजेदार बात ये है मेरे बच्चों, हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जब वर्ब पर फोकस करते हैं ना, तो वर्ब अपने आप में दो हिस्सों में बंटती है। वर्ब अपने आप में दो हिस्सों में बंटती है। अब वो दो हिस्से कौन से हैं मेरे भाई? बताओ। आप कहेंगे सर दो हिस्से हो गए हैं बहुत ही खूबसूरती वाले। एक जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक जिसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, है ना मेरे भाई? ठीक है, और एक जिसे हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब। ठीक है? अब बड़े प्यार से समझते चलना, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें काम आएंगी बेटा। हेल्पिंग वर्ब को आज के बाद हम सभी जगह पर एच वी लिखेंगे और मेन वर्ब को आज के बाद सभी जगह पर सिर्फ एम वी लिखेंगे। क्या अपनी बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा? ये भी बात समझ में आ गई?
हाँ कि नहीं? चलो भाई, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? जो हेल्प करती हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? जो हेल्प करती हैं। किसी भी लिखे सेंटेंस में इज, एम, आर, मैं अगर आपको कहूँ वॉज, वर, मैं अगर आपके सामने लिखूँ हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, ये सभी की सभी अपने आप में क्या है मेरे बच्चों? ये सभी की सभी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्प करती हैं, किसी भी काम के होने में हेल्प करती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जो किसी भी काम को करने के लिए अपने आप से मदद प्रोवाइड करती हैं। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है मेरे बच्चा? मेन वर्ब। मेन वर्ब को समझने के लिए आपको एक चीज को दिमाग में बैठाना होगा, इसके अपने 5 रूप होते हैं। इसके अपने कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5 फॉर्म्स इसकी होती हैं। अब ये जो 5 फॉर्म्स होती है ना इसकी, इसको बड़े प्रेम से समझिएगा मेरे भाई। देखो, जैसे अगर मैं आपको कहूँ एक वर्ब का रूप है जिसे हम कहते हैं गो, इसके पांचों पैटर्न क्या होंगे? इसके पांचों पैटर्न क्या होंगे? आप कहेंगे सर फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म होगी, फिफ्थ फॉर्म होगी, यही तो होगा। हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको भी बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर हम इसके असलियत में फॉर्म्स लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखा जाएगा? फर्स्ट फॉर्म के लिए गो लिखा जाएगा, सेकंड फॉर्म के लिए वेंट लिखा जाएगा, थर्ड फॉर्म के लिए गोन लिखा जाएगा, फोर्थ फॉर्म के लिए आईएनजी जोड़ दिया जाएगा और फिफ्थ फॉर्म के लिए ईएस जोड़ दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? तो फोर्थ फॉर्म जब हम लिखते हैं तो फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या हुआ? वी1 के साथ आईएनजी हमें जोड़ना है और फिफ्थ फॉर्म का मतलब वी1 के साथ एस या ईएस हमें जोड़ना है। समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेन वर्ब के अपने 5 रूप होते हैं। मैंने क्या बनाया बेटा? मेन वर्ब के अपने 5 रूप होते हैं। ठीक है जी? हाँ कि नहीं? वरुण नायक पूछ रहा है सर नोट्स ऐसे ही बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही बनाने मेरे बच्चे। आप ऐसे ही, जैसे मैं कलरफुल लिखता हूँ ना, कहीं हरा कहीं ब्लू कहीं कुछ, आपको भी ऐसे ही अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना? जब आप ऐसे अपने नोट्स बनाओगे ना तो आपका पढ़ने में बड़ा मन लगेगा, आपका दिल बहुत खुश होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ओके मेरे बच्चे, तो खूबसूरत नोट्स बनाने हैं आपको। कुछ चीज़ें मैं सिर्फ बोलकर भी समझाता हूँ ना, तो वो भी आप इनके अंदर लिख सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाई? हाँ कि नहीं? चल मेरे बच्चे, अब इसके बाद एक अगली चीज़ आती है हमारे सामने, कौन सी? जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं अंशिका? आप कहेंगे गुरुजी ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्म कहते हैं। अब एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करना, कोई भी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता किसी भी वर्ब के साथ मिलकर आखिर क्या करेगा? क्या का जवाब देने वाला ऑब्जेक्ट है, या फिर किसे देखेगा या किसे किसके लिए काम करेगा? तो आप कहेंगे सर किसे या किसके लिए, जो भी आंसर देगा वो क्या हमारे सामने होगा? आप कहोगे सर यही दो शब्द हमारे सामने आंसर देने आते हैं किस चीज का? ऑब्जेक्ट का। यही दो शब्द हमें आंसर देने आते हैं किस चीज का? ऑब्जेक्ट का। अब मेरे बच्चे अगर क्या के हिसाब से हम चलेंगे तो क्या के हिसाब से हमें व्हाट का आंसर मिलेगा, किसे के हिसाब से हमें किसका आंसर मिलेगा? हूम का आंसर मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी? हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरे भाई? करेक्ट है भाई? पहले यहाँ तक की बात को ध्यान से पढ़कर बताओ मुझे मेरे बच्चों, क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है? जल्दी से पहले ध्यान से यहाँ तक की बात को पढ़कर बताओ बेटा। शाबाश, शाबाश, शाबाश। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आइए मेरे बच्चों, अब चलते हैं प्यार भरी कहानी आगे लेकर। ठीक है? ओके मेरे बच्चे, आओ बेटा। देखो कुछ बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि कल की क्लास की पीडीएफ नहीं मिली है। अगर आपको एक दिन पीडीएफ नहीं मिलते तो उसकी नाराजगी नहीं दिखाएंगे। क्लास जब भी खत्म होती है ना बेटा, तो क्लास के आखिर में मैं हर एक पेज आपको दिखाता हूँ, आप उसको स्क्रीन को रोक कर भी अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है ना बेटा, क्लास खत्म होने के बाद मैं पीडीएफ देता हूँ एक टेक्निकल को, दूसरे टेक्निकल के पास जाती है, फिर उसके बाद अपलोडर के पास जाती है। तो कभी ऐसा हो जाता है कि किसी एक इंसान की तबियत में गड़बड़ हो जाए, भूल जाए, सो बातें होती है बेटा। ठीक है ना? तो आपको पीडीएफ मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन नहीं तो अगले दिन मिल जाएगी मेरे नन्हे बच्चे। ठीक है ना? मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी करा दूँ, इजाजत है ना? मैं छोटी सी एक एक्टिविटी आप लोगों के लिए करवा देता हूँ। ठीक है ना? एक्टिविटी, चलो मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ। मैंने कहा शी विल गिव अ गिफ्ट। ठीक है ना? या शी विल बाई अ गिफ्ट। अब मुझे बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस के हर एक शब्द को पहचान के बताओ, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जल्दी बताएं फटाफट से, बताइए बताइए। अब आप कहोगे सर जी इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, शी हमारे सामने सब्जेक्ट है जिसको हम डूअर है, यानी कि जिसने कोई काम किया है कि नहीं? सर विल हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। उसने क्या खरीदा है? सर यहाँ पर हमारे इस लिखे हुए सब्जेक्ट की इस लिखी हुई वर्ब के बाद क्या का जो जवाब हमें दे रहा है वो हमारे सामने अपना क्या हो गया? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया है। क्या हो गया बेटा? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया है। बोलो हाँ। करेक्ट है मेरे भाई? ठीक है ना मेरे भाई? बिल्कुल दुरुस्त बात हो गई, है ना मेरे भाई? अब मेरे नन्हे बच्चों, कहानी मोहब्बत भरी है। मैं एक छोटा-सा आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है उसके बाद मैंने लिख दिया इज़, उसके बाद लिख दिया टीचर, ठीक है ना? और उसके बाद लिख दिया मैंने आपके सामने रीडू, ठीक है? ज़रा एक बार इससे सेंटेंस बनाकर दिखाओ फटाफट से। ज़रा एक बार इससे सेंटेंस बनाकर दिखाओ फटाफट से।
बहुत ही बढ़िया। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ, आप सभी बच्चों ने अपना आंसर बना दिया है और आप सभी बच्चों ने लिख दिया है क्या चीज़? आपने कहा है रीनू इज़ अ टीचर। आप सभी ने आंसर बना के बताया है रीनू इज़ अ टीचर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो आपने एक जवाब दिया। मैं अगर आपको ये कहूँ कि इज़ रीनू अ टीचर, क्या ये सेंटेंस नहीं बन सकता है? बताओ, है कि नहीं? है मेरे भाई? क्या ये सेंटेंस नहीं बन सकता है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाइयों। तो आप कहोगे हाँ सर, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ ऊपर वाले लिखे हुए सेंटेंस में समझ में आया रेनू एक टीचर है। ठीक है ना जी, ये तो पहला वाक्य हमारे सामने है। ठीक है ना, और दूसरा वाक्य कहता है क्या रेनू एक टीचर है। तो आप कहोगे सर दूसरे वाक्य में तो सवाल बन गया, है कि नहीं? यानी कि सर ये तो मामला हमें समझ में आया, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के आधार पर टिका होता है सेंटेंस का मीनिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं भाई? सेंटेंस के अंदर हमें ये समझ आया कि अरेंजमेंट किस तरीके की है शब्दों की, सारा खेल इस पर डिपेंड करता है। बोलो हाँ। अब इसी के आधार पर मेरे नन्हे बच्चों, आज हम इस प्यार भरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हमें एक प्यारी भरी बात समझ में आती है। क्या मेरे नन्हे बच्चों? आखिर सेंटेंसेस के टाइप कितने होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या समझेंगे आपके साथ? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, क्या चीज समझ में आ रही है मेरे भाइयों आप लोगों को बात? सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं और इसको समझने के लिए हम समझने की कोशिश करेंगे किस चीज को, किस लेवल पर? पहले फंक्शन के बेसिस पर। ठीक है ना, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे फंक्शन बेसिस पर। ठीक है जी, पहले इसको किसके बेसिस पर समझेंगे मेरे बच्चे? फंक्शन के बेसिस पर। ठीक है ना, तो कहो तो कुछ कुछ समझा दूं मेरे नन्हे बच्चों, हाँ कि नहीं? अभी पिंकी मैं समझाऊंगा बेटा, आगे आगे नहीं भागना है। ठीक है ना, तुम हाथ पकड़ के मेरे साथ चलो, मैं धीरे धीरे सारी चीजें आपको खूबसूरती से समझाऊंगा। आप आगे आगे भागोगे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। ठीक है छुटकू भाई? ओके भाई, चल मेरे नन्हे बच्चे, तो आज सेंटेंसेस के टाइप्स भी समझना शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहला जो टाइप है उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। मेरे बच्चों एक बार इसी स्पेलिंग को पढ़कर देखो ध्यान से, क्या लिखा है? असर्टिव स्टेटमेंट इसे हम कहते हैं, है ना, असर्टिव सेंटेंस इसे हम कहते हैं। अब ये असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है भाई? बड़े प्यार से समझने का काम करना। ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस अपने आप में एक ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी भी स्टेटमेंट को, मैंने क्या कहा? किसी भी स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई भी बात। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी स्टेटमेंट को बताते हैं को ही अंग्रेजी में कहते हैं डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं। ठीक है ना, किसी भी स्टेटमेंट को डिक्लेयर करते हैं। अब वो स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो सकती है मेरे बच्चों? स्टेटमेंट अपने आप में दो तरह की हो सकती है ना? स्टेटमेंट अपने आप में कितनी तरह की हो सकती है बेटा? दो तरीके की हो सकती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्या कहते हैं बेटा? पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव का ही एक और नाम है, आपको पता होना चाहिए, इसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, है ना? ठीक है ना जी, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक वाक्य। और दूसरा हमारे सामने कौन सा आ गया मेरे भाई? जिसे हम कहते हैं नेगेटिव, है ना, और नेगेटिव का मतलब क्या समझ आया? नकारात्मक वाक्य। अब मेरे बच्चों, जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिखा जाता है तो उसके अंदर सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मीन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे भाई, हाँ कि नहीं? ये बात समझ आ गई? चलो एक उदाहरण देकर चलने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने लिखा करण हैज पेड द बिल। मेरे बच्चों एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, बड़े आराम से समझने का काम करेंगे। यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस में करण अपने आप में कौन है? सब्जेक्ट है। हैज अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर जी हेल्पिंग वर्ब। पेड अपने आप में क्या है? मीन वर्ब। और ये अपने आप में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी बात हो गई, बोलो हाँ। ये तो अपने आप में कैसी बात होगी मेरे भाई? बिल्कुल ईजी बात हो गई, कोई दिक्कत घबराहट परेशानी तो नहीं हो रही मेरे भाइयों? हाँ कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है इस बात में, है ना? फिर एक दूसरी बात हमारे सामने कौन सी आती है बेटा? नेगेटिव। कौन सी बात आती है बेटा? नेगेटिव। अब जब सेंटेंस नेगेटिव बनाया जाता है ना, तो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव बताने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं? नोट का। नोट की जगह कभी कभी हम नेवर, कभी कभी हम सेल्डम, कभी कभी हार्डली, कभी कभी हम रेयरली, कभी कभी हम बेयरली, कभी कभी हम स्केर्सली। इन सभी का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है ना जी, इन सभी के सभी शब्दों का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे? ना के बराबर। ठीक है भाई, कोई भी इनमें से नेगेटिव वर्ड हम यूज कर लेते हैं और मेरे बेटा इसके बाद लिखते हैं मीन वर्ब और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ, करेक्ट है। तो इसी लिखे हुए सेंटेंस का अगर नेगेटिव लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे हम? इसी लिखे हुए सेंटेंस का अगर नेगेटिव हमें लिखना है तो करण, उसके बाद हमने लिखा हैज। मेरी बात समझ रहे हैं? नेगेटिव बनाने के लिए हमें नोट लिखना होगा तो नोट हम लिख देते हैं, क्या दिक्कत है मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, तो करण नहीं पे कर चुका है बिल, है ना, तो यहाँ पर ये हो गई हमारी मेन वर्ब और ये हो गया द बिल। बेटा कोई बात मुश्किल तो नहीं लग रही है? बताओ मेरे बच्चे, कोई बात मुश्किल तो नहीं लग रही है बेटा? हाँ कि नहीं? बिल्कुल आसान हो गई ये बात। ठीक है भाई, करेक्ट है। तो ये हमारे सामने हो गया हमारे लिए कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है भाई, अब असर्टिव के बाद अगला जो टाइप आता है मेरे बच्चे उसे हम लोग कहते हैं क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो सवाल पूछने का काम करे। ठीक है ना,
एक ऐसा सेंटेंस जो सवाल पूछने का काम करे। सामान्यतः इसके अंत में क्वेश्चन मार्क देखने का मतलब होता है, ठीक है ना। ये सवाल पूछने का काम करता है, सवाल पूछने का वाक्य। अब सवाल पूछने का वाक्य कैसे काम करता है, ठीक है जी। मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा मेरे बच्चे, ठीक है। मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा, ठीक है। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। यही खूबसूरती है बस। आप जितना दिल लगाकर क्लास में ध्यान दोगे ना उतना मजा आएगा पढ़ने में। समझ रहे हैं? आपको इंग्लिश से डर लगता है, मैं आपके डर को निकाल दूंगा। आप लोगों को इंग्लिश में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि इंग्लिश आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स की पूछी जाती है भाई, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहें, ठीक है। अब दो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों सवाल का आप जवाब देंगे, ठीक है। पहला सवाल, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है? पहला सवाल, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना आपका आंसर किस में आया। या तो आपका आंसर आता है यस या फिर नो। मेरी बात समझ रहे हैं? आपका आंसर किस चीज में आ रहा है मेरे बच्चे? या तो यस या फिर नो। अब मेरे बेटा यही तो बात मजेदार है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इसी की वजह से पहला टाइप हमारे सामने आया, जिसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड सेंटेंस। क्या कहते हैं बेटा? क्लोज एंडेड सेंटेंस, ठीक है ना। क्लोज एंडेड सेंटेंस अपने आप में एक ऐसा सवाल है मेरे नन्हे बच्चों, जो या तो यस या फिर नो से हमें जवाब देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। ओके, जब भी कोई क्लोज एंडेड सेंटेंस आपसे कोई भी पूछता है मेरे बच्चों, तो आप उसका कैसे वाक्य बनाते हैं? शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मीन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाए तो ठीक, नहीं लिखा जाए तो अपन को दिक्कत ही नहीं है बेडू। ठीक है ना जी। मैं आपसे फिर दो सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है मेरे भाई, उसका जवाब दीजिएगा। एक भाई का नाम है दौलत कुमार, वाह। एक सवाल मैंने आपसे पूछा, हैव यू सीन द ताज? चलो भाई जवाब दीजिएगा, हैव यू सीन द ताज लेडीज एंड जेंटलमैन? टेल मी द आंसर प्लीज, ठीक है। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, विल यू बी माई फ्रेंड? क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये सेंटेंस का पहला टाइप, मतलब पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों के आंसर दीजिएगा। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। जल्दी से बताओ, ठीक है जी। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं किसके? क्लोज एंडेड के। क्लोज एंडेड अपने आप में कौन से क्वेश्चंस होते हैं बेटा? क्लोज एंडेड अपने आप में वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हमें या तो यस या फिर नो में मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं? या तो यस या फिर नो में मिलता है ना। और यस या नो के बाद आगे कुछ बात करने की रह भी नहीं जाती, इसलिए जब आगे कोई बात करने की नहीं रही, तो इस यस या नो के बाद हमारी कॉन्वर्सेशन क्लोज हो जाती है। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ, करेक्ट है। अरे बोलो हाँ, ठीक है मेरे नन्हे भाई। अब आती है मेरे बेटा दूसरी बातचीत। दूसरी बात क्या होगी? मैं अगर आपसे सवाल ये पूछूं, आपने क्या ब्रेकफास्ट किया है? आपने क्या ब्रेकफास्ट किया है? बताइए। तो आप कहेंगे सर आपने क्या ब्रेकफास्ट किया है, इसका आंसर देने का मतलब तो ये हो गया कि सर ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाया है। कुछ कहेंगे बच्चे सर हमने एप्पल खाया, कुछ बच्चे कहेंगे पोहा खाया, कुछ कहेंगे सिर्फ चाय और बिस्किट है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो सुबह अपनी उठते ही 4 रोटियां लपेट दी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? तो ये आप लोगों के अपने आंसर्स हुए मेरे भाई, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या कहते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन अपने आप में हमें क्या बताने का काम करते हैं? एक तरह की एक्सप्लेनेशन। क्या बताते हैं? एक तरह की एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। हाँ कि नहीं? अरे हाँ है ना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझते बेटा, ऐसे जो लिखे हुए क्वेश्चंस होते हैं ना, इन क्वेश्चंस की शुरुआत में हमें सवाल पूछने वाला शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड ही चाहिए, और उसके बाद ये यूं का यूं पीछे आ जाता है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मीन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना जी। ये सब कुछ यूं का यूं पीछे चुपचाप आ जाते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, दो जवाब दीजिएगा फटाफट, ठीक है ना जी। एक सवाल मैंने आपसे पूछा, व्हाट इज योर एज? जवाब दीजिएगा, ठीक है। वेयर डू यू लिव? दोनों का आंसर दीजिएगा। चलो चलो चलो, अजीत सिंह शायरी नहीं चाहिए बेटा, क्लास में पढ़ाई चाहिए बेटा। शायरी बाजी छोड़ दो मेरे नन्हे भाई।
चलिए भाई, तो अब हम कहानी का जवाब देते हैं बेटा। तो आपने जवाब दिया है, यहाँ पर अपनी एज बताइए, आप कहाँ से हैं, ये बहुत अच्छा। ये हमारे सामने कौन सी टाइप का सवाल होगा बेटा? इंटेरोगेटिव सवाल हो गया। ठीक है भाई। अब बेटा थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है मेरे नन्हे बच्चों। अब थोड़ा सा कहानी को आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे बच्चों, बड़ी मजेदार बात हो गई। अब आता है हमारे सामने सेंटेंस का तीसरा टाइप, जिसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। अब एक अगला टाइप का सेंटेंस आ गया, जिसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस अपने आप में हिंदी में कहलाता है क्या चीज? इंपेरेटिव अपने आप में कहलाता है आदेशात्मक वाक्य। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। ये आदेश देने का काम करता है। ठीक है। अब जब आदेशात्मक ये वाक्य होता है, तो किसी को भी जब आदेश देने पर आता है मेरे बच्चे, तो आदेश कैसा हो सकता है? आप किसी भी इंसान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, किसी भी इंसान को आप वार्निंग भी दे सकते हैं, किसी भी इंसान को आप प्रोहिबिशन भी दे सकते हैं। तो ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं मेरे नन्हे बच्चों? इंपेरेटिव कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हाँ कि नहीं? ये इंपेरेटिव कैटेगरी में आते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे भाइयों? करेक्ट है भाई? बोलो हाँ। ठीक है मेरे बच्चे, बहुत मजेदार ये प्यारी प्यारी बात हमारे सामने आ गई। ठीक है, बोलो हाँ। करेक्ट है मेरे नन्हे बच्चों। अब आगे चीजें समझने का काम करें। आ जाओ भाई, आ जाओ। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी लोग। ठीक है, आ जाओ, बड़े आराम से चीज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से समझेंगे। जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा जाता है, तो उसके लिखने के अपने तरीके होते हैं मेरे भाई। पहला तरीका क्या है? इस सेंटेंस की शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाया जाता है, तो डू नोट के साथ सेंटेंस को लिखा जाता है भाई। अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है, तो डू नोट की जगह कभी कभी नेवर के साथ भी ये सेंटेंस शुरू में लिखा जाता है। अगर हम किसी को स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो काइंडली या प्लीज के साथ ये सेंटेंस बनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। अब अगर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कभी कभी हम सामने वाले के साथ कोई मिलकर काम करना चाहते हैं, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस लिखा जाता है मेरे भाई। कुल मिलाकर इस सारी की सारी बातचीत में हमें दो बातें का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, इस तरीके लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट लिखा नहीं होता। मैंने क्या कहा मेरे नन्हे बच्चों? सब्जेक्ट लिखा नहीं होता। इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट जो होता है ना दोस्तों, वो लिखा हुआ नहीं होता है। अब आप कहोगे लिखा नहीं होता, तो इसका मतलब फिर हमें क्या करना होता है? आप कहोगे सर सब्जेक्ट लिखा नहीं होता, अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड होता है का मतलब क्या हुआ? सर जब ये वाक्य बोला जाता है ना, जब ये वाक्य बोला जाता है मेरे बच्चों, तो ये वाक्य बोला किसको जा रहा है? ये वाक्य उस इंसान को बोला जा रहा है जो इंसान हमारे सामने है। मैंने क्या बोला? ये वाक्य उस इंसान को बोला जा रहा है नन्हे बच्चों, जो हमारे सामने है। अब जो इंसान हमारे सामने है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है हमेशा? यू। मैं अगर आपको कहूं, जिसको मैं अगर मान लीजिए मेरे बच्चों आपके घर पर आता हूं, ठीक है, मैं अगर आपके घर पर आता हूं, अब आपके घर पर आने के बाद मैं आपको कहता हूं एक गिलास चाय पिलाओ। गिलास चाय नहीं, गलत हो गया। मैंने आपको कहा एक गिलास पानी पिलाओ। तो मैं ये वाक्य बोल किसको रहा हूं? उस इंसान को जो मेरे सामने मेरी बात सुन रहा है ना। और जो सामने हमारी बात को सुनने वाला होता है, ठीक है ना, बात सुनने वाले को ही हम क्या कहते हैं? ठीक है, बात सुनने वाले को ही क्या कहते हैं? लिसनर कहते हैं मेरे भाई। और जो लिसनर होता है ना मेरे बच्चे, वो हमेशा क्या होता है? यू होता है। ठीक है जी, समझ रहे? बोलो हाँ। करेक्ट होगी मेरी बात? ठीक है। ये लिखा बेटा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है जब किसी को कोई काम करने के लिए कानूनी तौर पर मना कर दिया जाए। ठीक है ना। जैसे मान लो आपके घर के बाहर बैठकर कोई इंसान शराब पीने लग जाए, टन टन, थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। मेरी बात समझ रहे? अब कोई शराब पीने लग जाए, तो आप उनको क्या करोगे? सर ये इलीगल काम है। आप उस इंसान को कहोगे डोंट ड्रिंक हियर, यही तो कहोगे। बोलो हाँ। समझ रहे मेरे भाई? अब मेरे बच्चे यहाँ पर हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल्स भी बना देते हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने कहा, डोंट स्मोक हेयर, है ना मेरे भाई। जैसे आपने किसी को कहा काइंडली कम इनसाइड। आपके घर पर मेहमान आए, तो आप उसको क्या कहेंगे? कृपया अंदर आए। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? कृपया घर के अंदर आए। ठीक है ना। आपने कहा प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहें, है कि नहीं? ठीक है ना। जैसे आपने किसी इंसान को कमांड दिया, है ना, जैसे आपने कहा ओपन फायर। ओपन फायर का मतलब क्या होता है? गोली चलाओ। डिफेंस वाले बच्चों, ये छोटे छोटे वाक्य ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। डिफेंस वाले बच्चों को आगे बढ़ो, मार्च अहेड, है ना। स्कूल स्कूल याद आया। स्कूल में आपको सावधान विश्राम किया जाता था, है ना। स्टैंड एट ईज। स्टैंड एट ईज का मतलब क्या होता है? विश्राम। विश्राम में हाथ पीछे होते थे या ऐसे होते थे? हैं? स्टैंड एट ईज, विश्राम। ठीक है मेरे भाई। ओके भाई। अब इस इंपेरेटिव के बाद आगे आती है हमारी एक प्यार भरी बात, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? इसके बाद एक अगला टाइप आता है सेंटेंस का, जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस अपने आप में क्या कहलाता है मेरे भाई? जब हम किसी के सामने इच्छा बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है ना। इच्छा सूचक वाक्य, हमारे मन की इच्छाओं को बताने वाला वाक्य। ठीक है ना। अब इच्छाओं में क्या होता है?
बताओ। आप कहोगे सर इच्छाओं में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसी क्या बात है सर? हमारे मन में इच्छा है, हम सिलेक्शन लेकर आपके साथ सिलेक्शन वाली चाय पियेंगे, है ना? तो इच्छाओं में क्या है? विश है मेरे नन्हे बच्चों, प्रे है, किसी के लिए बुरा भी हम कभी कभी इच्छाओं में मांग लेते हैं, है ना? कभी कभी किसी को आशीर्वाद भी देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब इस तरीके के वाक्य को बनाने के क्या तरीके हैं, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके के वाक्य को बनाने के क्या तरीके हैं भाई? देखो, इस तरीके के वाक्य बनाने के लिए हम सेंटेंस की शुरुआत में मे का यूज कर सकते हैं, मे सब्जेक्ट V1, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे सामने क्या हुआ? हम सीधा सीधा किसी की लंबी उम्र की दुहाई अगर दें, लॉन्ग लिव के बाद सब्जेक्ट लिखकर आगे लिख सकते हैं। फिर मेरे बच्चों, हम अगली बात अगर कहने की कोशिश करें, है ना, कभी कभी हम लोग ऐसे भी ये सेंटेंस बनाते हैं, मे सब्जेक्ट इसके बाद बी लगाकर एडजेक्टिव लगा देते हैं, ठीक है। कभी कभी हम इसी का पैसिव भी बना देते हैं, मे उसके बाद हम लिखने का काम करते हैं। चलो मैं पहले पैसिव लिख देता हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीजें, अभी तो मैं सीधे सीधे आपके बेसिक्स पर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। मे उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और फिर थर्ड फॉर्म हम लगा देते हैं, ठीक है मेरे भाई। एक और तरीका ले लो मेरे बच्चों, ठीक है ना, एक और तरीका, विश उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है मेरे भाई। चलो कुछ एक उदाहरण मैं लिखता हूँ, कुछ एक उदाहरण आप बना के दिखाएंगे, ठीक है। कुछ एक उदाहरण मैं आपके लिए लिखता हूँ, कुछ एक एग्जाम्पल्स आप बनाकर दिखाएंगे, ठीक है ना। उदाहरण एक, जैसे मैंने आपके सामने कहा, मे दिस वर्ल्ड ग्रो वेल। इस दुनिया में, या ये पूरी की पूरी दुनिया अच्छे से विकसित हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी समाज का हिस्सा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाए और कोई समाज का ऐसा हिस्सा जो बहुत पिछड़ा रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के सभी बराबर तरीके से विकसित होने चाहिए, है ना। आपने पेरेंट्स के लिए दुआ मांगी, क्या दुआ मांगी? लॉन्ग लिव माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की उम्र लंबी हो, है ना। कितनी अच्छी बात है मेरे बच्चे, है ना। आपने किसी फ्रेंड के लिए कहा, आपने किसी फ्रेंड के लिए कहा, मे यू बी हैप्पी, आप खुश हो, समझ रहे? हैप्पी, हैप्पी एंड हेल्दी कर लो, आप खुश हो और सेहतमंद हो। कितनी अच्छी बात किसी के लिए आपने सोची है ना। जैसे आपने कहा, मे द थीफ बी पनिश्ड, पैसिव लिख दिया, चोर को सजा मिलनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं मेरे नन्हे बच्चों? हाँ कि नहीं? करेक्ट। एग्जाम्पल्स बनाओ, अपने आप से एग्जाम्पल्स बनाओ, ठीक है ना। चलो मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ बोल देता हूँ, मे यू बी सेलेक्टेड दिस ईयर, इस वर्ष आपका सिलेक्शन हो जाए, ये दुआ है मेरी रब से, ठीक है ना। विश यू अ गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए बस, ठीक है मेरे भाई। तो ये सभी क्या है? हमारी दुआएं हैं जो हम अक्सर लोगों को बोलते हैं, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए भले की बात जब हम बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये भी हमारी बात अपनी बिल्कुल सेट हो गई, ठीक है चंदू भाई। आओ मेरे बच्चे, अब एक और सेंटेंस बताते हैं, पांचवा, ठीक है ना। और इस पांचवे का नाम है बहुत ही प्यारा अजीज, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या कहते हैं? ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है ना। मैं हिंदी तो नहीं लिखूंगा, हाँ अंग्रेजी में इसको मैं जरूर बताऊंगा, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड्स सेंटेंसेस, ठीक है ना। और ऐसे लिखे हुए वाक्य की खास पहचान ये है, ऐसे लिखे हुए वाक्य के अंत में हमेशा हमें क्या देखने को मिलता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या देखने को मिलता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है मेरे भाई। हाँ कि नहीं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। अब दोस्तों इसको लिखने के दो तरीके हैं, इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या हुआ? सेंटेंस की शुरुआत में ही आप इंटरजेक्शन लिख दीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद आपका नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस जो है आप उसको लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है? सेंटेंस की शुरुआत में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं भाई। कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं? या तो हम हाउ का यूज करते हैं, या फिर व्हाट का यूज करते हैं, या फिर वाई का यूज करते हैं, ठीक है जी, हाँ कि नहीं। अब इसके बाद हम लिखते हैं क्या चीज? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, और फिर लिखते हैं वर्ब, और आखिर में क्या लिखते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अब ऐसा लिखा हुआ जो सेंटेंस होता है मेरे बच्चे, वो किसी भी तरह का सरप्राइज, किसी भी तरीके का वंडर, वंडर का मतलब अचंभा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। या फिर ये बताने का काम करता है क्या चीज? स्ट्रेंज फीलिंग, ठीक है ना। एक ऐसी फीलिंग जो बहुत अजीब महसूस होती है, ठीक है। अब थोड़े से उदाहरण बनाएंगे हम, ठीक है। जैसे आपने कहा, वाओ शी हैज कम, आपको, आपने किसी को देखा है भाई, आपने किसी को देखा और आपने किसी को देखकर कहा, अरे वाह वो आ गया, है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? आपने किसी चीज को देखा और आपने कहा, आउच इट हर्ट्स, कोई चीज आपको लगी, चोट लगी, तो आपके मुंह से क्या निकला? आउच इट हर्ट्स, ठीक है, हाँ कि नहीं? चलो मेरे भाई, अच्छा इसके भी एक दो एग्जांपल्स बनाते हैं। आपने कहा, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, है कि नहीं? ये सिटी कितनी सुंदर है। अरे हाँ, है ना, बना सकते हैं, है ना। आपने किसी इंसान को देखा और आपने कहा, व्हाट अ स्टूपिड बॉय, व्हाट अ स्टूपिड बॉय ही इज, कितना मूर्ख लड़का है वो, है ना मेरे भाई। तो कभी कभी ऐसे वाक्य आप बोल देते हैं, बोलते हैं ना मेरे भाई, बोलते हैं ना मेरे भाई, हाँ कि नहीं? बोलते हैं ना मेरे भाई। अरे मैं जानता हूँ आप लोगों को, मैं अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे, ठीक है।
चलिए, तो अब एक माइक्रो टेस्ट ले लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है ना। एक छोटा सा माइक्रो टेस्ट ले लेते हैं। आज आपने जितना पढ़ा है मेरे बच्चों, पहले एक छोटा सा माइक्रो टेस्ट ले लेते हैं। ये दुआ है मेरी रब से। 5 सवाल आप लोगों के लिए है, ठीक है। और फिर से मिलेगी 2 इमरती। टन टन। 5 सवाल आप लोगों के लिए, 2 इमरती। चलिए चलिए चलिए, फटाफट से बताइए। 5 की जगह 6 सवाल ले लेते हैं। लो मेरे भाई, 6 सवाल आपके लिए है, बनाइए फटाफट से। तो बनाते हैं अपने प्यारे प्यारे आंसर्स। चलो मेरे बच्चों, आओ जांचते हैं आपने क्या किया है भाई। मे शी गेट वेल सून, ये आपने किसी के लिए इच्छा जताने का काम किया है, इसीलिए ये हो गया है अपने आप में ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 2, मे आई हैव योर नंबर, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूं? यस या नो में सामने वाला इंसान जवाब देगा, तो आप कहेंगे सर ये क्लोज एंडेड, और वो भी कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। क्लोज एंडेड, और वो भी कौन सा हो गया सर? इंटेरोगेटिव। मे कम्स आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के बाद मई आता है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप कहोगे सर जी ये तो अपने आप में कुछ और नहीं, असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव टाइप है ना भाई। सवाल नंबर 4, व्हाट अ शॉट पंत हैज मेड, क्या शॉट पंत ने मारा है भाई। तो आप यहां पर कहेंगे सर ये तो अपने आप में कुछ और नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया सर। अगला सवाल, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए, है ना भाई। तो आप कहेंगे सर ये ओपन एंडेड अपने आप में हो गया है, और वो भी किस तरह का सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला सवाल है, व्हाई वरी ओवर दिस लॉस, क्यों चिंता करें इस लॉस के बारे में, है ना। तो ये अपने आप में एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलो बताओ फटाफट से 6 क्वेश्चंस के आंसर्स किस बच्चे के सही हैं, बताइए ठाकुर साहब, अब पता चलेगा आपको, जल्दी से बताइए फटाफट से। चलिए मेरे भाइयों, तो आज आप लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सीखने का काम किया। अभी हम बेसिक्स आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, और बात यहाँ से शुरू हुई है। बात यहाँ से हम लोगों ने समझना शुरू किया। एक माइक्रो टेस्ट लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पिछली क्लास में जो पढ़ा उसको पहले हमने जांचा, और इस माइक्रो टेस्ट में किसी को भी 2 इमरती नहीं मिली, ओह अफसोस। फिर हमने फ्रेज के बारे में समझा, सेंटेंस के बारे में समझा, सेंटेंस के अंदर शब्दों का खेला समझा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स समझा, तो पता चला कि सेंटेंस फंक्शन के आधार पर 5 तरह के होते हैं भाई। पहला असर्टिव, फिर इंटेरोगेटिव, उसके बाद इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसके बाद हमने लिया है भाई 2 इमरती का एक माइक्रो टेस्ट, जिसमें ये भी अफसोस कोई बच्चा जीत नहीं पाया है, ठीक है। और जिस बच्चे ने ये सभी जवाब सही दिए हैं, वो सारे के सारे बच्चे फटाफट से क्लास खत्म होने के बाद आज मेरी तरफ से 4 इमरती खाएंगे, ठीक है। और एक आधी मेरे लिए भी बचा के ले आओ, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तगड़े होकर मिलिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, सेहत बढ़िया रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, बाय, अपना ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। तो अब आप लोगों का कोई सवाल अगर ऐसा है तो वो पूछ सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। आपके मन में कोई ऐसा सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। वोकैबलरी की क्लासेस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करनी है या बिल्कुल स्टार्टिंग से? देखो बेटा, वोकैबलरी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब्स के बगैर सारी तैयारी बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों को मेरे नन्हे बच्चों क्लास 1 से लेकर 25 तक रूट वाली क्लासेस मैंने दी हैं, ठीक है ना। वो सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल एक एक सीक्वेंस में आपको देखनी है, ठीक है ना। और उसके बाद करीब 26 से लेकर 31 तक जो अभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका हो चुका है उसको आपको देखना है, ठीक है ना। हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। वोकैबलरी के आपको नोट्स नहीं बनाने हैं निशा, वोकैबलरी की बुक आप लोगों के लिए है द वोकैबिट्स, ठीक है ना। वोकैबिट्स अपनी बुक ले लीजिएगा, ठीक है ना। और इस वोकैबिट्स के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है फ्री एक मिनी वोकैबिट्स, ठीक है। मिनी वोकैबिट्स आप लोगों को इसके साथ मिलती है, यहाँ रखी है मेरे स्टूडियो में, तो मैं बता देता हूँ, यस हियर इट इज, ठीक है ना जी, ये रही, ठीक है ना। ये आप लोगों के बहुत काम आती है अगर आप ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं पर भी घर से दूर जाते हैं, तो ये छोटी सी बुक है जो रिवीजन करने के लिए बहुत मदद करती है, ठीक है ना। तो मिनी बुक आप लोगों के पास ही होनी चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है ना। वो इसके साथ ये वाली बुक कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलती है, ठीक है दोस्त। ये हो गई हमारे सामने बात, ठीक है भाई। अब मेरे बच्चों आप लोगों का अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जब बेसिक्स हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम आपके साथ मिलकर जब टॉपिक शुरू करेंगे तो दूसरी बुक, दोनों बुक इकट्ठी मंगवा लीजिएगा, उसका नाम है द इंग्लिश एक्यूमेन, ठीक है ना, द इंग्लिश एक्यूमेन।
ठीक है मेरे भाई। ओके, ये दोनों की दोनों जो बुक्स हैं मेरे भाई आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं। ठीक है बेटा, दोनों की दोनों बुक्स, ठीक है ना। और इनकी फीडबैक भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हमें दी है, हमेशा से मेरे बच्चे मुझे इन दोनों बुक से बहुत प्यार कराते हैं। रीज़न क्या है, दोनों बुक हर एक स्टूडेंट की, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, हर एक बच्चे के लिए उनकी मदद करती हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई, हाँ कि नहीं। अब मेरे बच्चों आपकी अगली बातचीत, ठीक है ना। कुछ बच्चे अपनी पिछली क्लास नहीं देखे हैं, आज पहली क्लास आकर देख रहे हैं, तो मेरे बच्चे बिल्कुल डे वन की क्लास से, डे वन की क्लास से अपनी क्लासेस को पूरा देखने का काम करें। ठीक है ना, उसके अंदर आपके सारे के सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सारे के सारे एफएक्यूज का आंसर आपको दिया है। ठीक है ना, और बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ों के जवाब आपको दिए गए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ कि नहीं। अब एक आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरी क्लास में प्लीज़ मैथ्स को लेकर कोई सवाल ना पूछें, जीएस को लेकर कोई सवाल ना पूछें, रीजनिंग को लेकर कोई भी सवाल ना पूछें। ठीक है ना जी। मैं मेरे बच्चों दूसरी क्लासेस के बारे में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, हाँ इंग्लिश की क्लास के बारे में मैं आपके लिए डेडिकेशन के साथ 100% एफर्ट्स करके पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई अंकित कुमार।